नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606097523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। परीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखलाएं चल रही हैं और इसमें हिंदी का फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले सेक्शन वाइज बहुत सारे सामान्य हिंदी के मॉक हमने कवर किए हैं। ये वाला जो है ये फुल लेंथ मॉक है और पहला है सबसे पहले। तो ये 60 प्रश्नों वाला है। देखिएगा, इसमें सिलेबस के हर सेगमेंट को टच करने की कोशिश की गई है। पहला क्वेश्चन विलोम से शुरू होता है। विलोम शब्दों को हम पहले देखेंगे, उसी क्रम में पर्यायवाची, विशेषण, विशेष्य, जितने भी आपके सिलेबस के हिस्से हैं सबको कवर करेंगे। तो ईप्सित जो शब्द है इसका विलोम आपको बताना है, उल्टा बताना है। तो अभीप्सित होगा, अनीप्सित होगा, परोपसित होगा कि सुनीप्सित होगा। ज़्यादातर जो शब्द होते हैं ना उनका विलोम आप जब बनाते हैं तो उसमें उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं। कोई ना कोई उपसर्ग ऐसा लगा देते हैं कि वो शब्द जो है उलट जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। तो इसमें आप देखिए और बताइए। तो ईप्सित का उल्टा क्या हो जाएगा? अनीप्सित हो जाएगा। अन उपसर्ग का इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 और इसमें कहा गया कि स्पृश्य जो शब्द है इसका विलोम बताइए। स्पृश्य का विलोम आपको बताना है ये वाला। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वर्तनी कौन वाले शब्द की सही है, सही वर्तनी वाला शब्द भी आपको चुनना है। मतलब ये प्रश्न ऐसा है कि इसमें विलोम तो आपको बताना ही है, साथ साथ वर्तनी का भी आपका नॉलेज चेक होगा। तो इसमें अस्पृश्य की वर्तनी ध्यान से देखिएगा। ये वाला तो होगा नहीं, ये देखकर मालूम हो रहा है। सामान्य भी आपने अगर कोई पढ़ाई की है तो आप समझ सकते हैं। लेकिन बाकी 3 जो है उनमें अगर विचार किया जाए तो इसकी जो वर्तनी है ना, सी वाले की सही है। अस्पृश्य ऐसे लिखा जाएगा। पहला जो इसमें स है वो छोटा वाला रहेगा और बाद वाला जो आधा श है वो बड़ा रहेगा, तालव्य श। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उखाड़ना। तो उसका विपरीत शब्द आपको बताना है, यानी विलोम बताना है। इसमें से कौन सा होना चाहिए? अवमूल्यन होना चाहिए यानी मूल्य में गिरावट, या विश्लेषण होना चाहिए अर्थात व्याख्यान, संश्लेषण मतलब निचोड़ना, या रोपण यानी लगाना। तो उखाड़ने का उल्टा क्या होना चाहिए? लगाना। जैसे किसी पौधे को आपने क्या किया? उसका उन्मूलन कर दिया, यानी उसकी जो मूल यानी जड़ है उसको उखाड़ लिया। और दूसरी जगह एक आदमी क्या कर रहा है? एक पौधे की जड़ को जमीन में रोप रहा है। तो जो उन्मूलन शब्द है इसका उल्टा हो जाएगा रोपण। रोपण मतलब लगाना। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। अब यहाँ जो शब्द युग्म दिए हैं उसमें से जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो आयात का दिया है निर्यात, आमिष का दिया है परामिष, दृश्य का दिया है अदृश्य और प्रत्यक्ष का दिया है परोक्ष। ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें से चुनना है आपको कि गलती कहाँ पर है। तो देखिए, आमिष का यहाँ पे जो दिया है परामिष, यही गलत है। आमिष का निरामिष हो जाएगा, मतलब मांसाहार और मांसाहार से रहित, यानी मांस से युक्त और मांस से रहित। इस प्रकार से विलोम इसका बनेगा। तो परामिष शब्द जो है वो इसका कोई विलोम नहीं है और ये कोई शब्द भी नहीं। बाकी सभी सही है। दृश्य का अदृश्य ठीक ठाक है। प्रत्यक्ष का परोक्ष, आँख के सामने आँख के रहित मतलब आँख के अंधे कहा जाता है। आप जो आंखों से देख रहे हैं वो क्या है? प्रत्यक्ष है, आपकी आंखों के सामने है। जो आपने आंखों से नहीं देखा, आपके अनदेखी में घटित हुआ, तो वो क्या है? परोक्ष है। तो उसमें आप दूसरों की सुनाई बातों पर यकीन करेंगे। और आयात का निर्यात तो होता ही है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसके बाद 5th क्वेश्चन में कहा गया कि विहित का जो विलोम शब्द है बताइए। तो कृत होगा, निर्मित होगा, निषिद्ध होगा कि अदिष्ट होगा? इसमें से कौन सा होगा? ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। और ये जो 5th क्वेश्चन है इसका राइट आंसर इसमें से सी वाला हो जाएगा। विहित मतलब होता है अनुमति युक्त, मतलब जिसकी आज्ञा मिल चुकी हो। और निषिद्ध मतलब जिस पर की पाबंदी लगाई गई हो, अनुमति नहीं प्राप्त। ठीक। कृत मतलब किया हुआ, निर्मित आप जानते ही हैं। अदिष्ट जो है वो कोई शब्द नहीं होता है। दिष्ट मतलब दिशाओं से युक्त होता है। उसमें अ अगर उपसर्ग आप लगाते हैं तो एक बनावटी शब्द बनता है, यानी दिशाओं से रहित। लेकिन ऐसा कोई काल्पनिक शब्द होता नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि वादी शब्द जो है इसका विलोम बताइए। तो वादी का क्या होना चाहिए? विवादी होगा कि अनावादी होगा? इसमें भी उपसर्ग वाला ही जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। तो प्रतिवादी हो जाएगा। वादी का क्या होगा? प्रतिवादी होगा। ठीक। ए वाले को चुन लिया। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। अंतर्मुखी का विलोम कौन सा है? तो अंतर्मुखी यानी जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, अपनी बातों को अपने तक सीमित रखते हैं और उन्हें समझना बड़ा मुश्किल होता है। वो अपनी चीज़ों को जाहिर नहीं करते। बहुत सारी प्रतिभाएं उनके अंदर होती हैं लेकिन वो छिपा कर रखते हैं। तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए? यहाँ पे अंतर जो है वो उपसर्ग है, मुखी जो है वो मूल शब्द है।
तो इसका आप उल्टा बनाना चाहते हैं तो जो अंतर उपसर्ग है उसको हटा दीजिए, उसकी जगह लगा दीजिए बहिर। बहिर मतलब बाहर की ओर, तो जिसका मुख बाहर की ओर है, यानी जो अपनी चीज़ों को बाहर कहने में सक्षम है। चतुर्मुखी मतलब सब चारों तरफ जो चीज़ें फैली होती हैं, कहते हैं ना चतुर्मुखी विकास हो रहा है, यानी चारों तरफ से उसका विकास हो रहा है। वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला। जगतमुखी यानी संसार में वाचालता दिखाने वाला, संसार में मुखरता दिखाने वाला। तो ये सारे शब्द हैं, लेकिन बी वाला सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। अवर का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो अवर का क्या होना चाहिए बताइए। और 8वां जो है इसका करेक्ट आंसर प्रवर हो जाएगा, मतलब लघु और वरिष्ठ या कनिष्ठ और वरिष्ठ से तात्पर्य होता है। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। दिया है कि अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम बताइए, अतिवृष्टि का उल्टा बताइए। तो अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बरसात होना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा। अनावृष्टि होगा, अल्पवृष्टि होगा, लघु वृष्टि होगा कि न्यून वृष्टि होगा। तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा, मतलब बरसात या तो बहुत हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो प्रकृति का असंतुलन जो है। ठीक, हालांकि अति का अल्पवृष्टि भी हो सकता था, लेकिन ये प्रचलित विलोम है अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अब मान लीजिए कि विकल्प में अनावृष्टि नहीं दिया है और अल्पवृष्टि मौजूद है, तो इसकी गैर मौजूदगी में ए वाला विकल्प जो है वो नहीं मौजूद है, तो उस कंडीशन में आप बी का चयन कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें ए वाला सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। अपशगुन का विपरीतार्थक आपको बताना है। कहते हैं कि अपशगुन हो गया, काम अब बनेगा नहीं, तो इसका क्या होना चाहिए। तो इसका अब देखिए, इसमें ध्यान से इस शब्द को अप उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। वैसे आप जानते होंगे इसका सही जवाब, ये इतना मुश्किल प्रश्न नहीं है, लेकिन शब्दों की संरचना अगर आप समझेंगे ना, तो आप विलोम वैसे भी अपने तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसमें अप उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक बुरा उपसर्ग है, जिस शब्द के साथ जुड़ता है उस शब्द की महिमा को खराब कर देता है। तो शकुन में अप उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ था, अप को हटा दीजिए, जो उपसर्ग इसके स्वरूप को खराब कर रहा है मूल शब्द के, उसको हटा दीजिए। तो आपने क्या किया, अप उपसर्ग को हटा दिया, बचा क्या, शकुन। तो इसमें से चुन लीजिए डी वाले को। इसके बाद अब यहाँ तक विलोम को देखा है, अब इसके बाद वर्तनी वाला जो सेगमेंट है वो शुरू होता है। 6 अलग अलग जो हिस्से हैं उसमें देखेंगे 10-10 प्रश्नों को। तो वर्तनी के भी 10 प्रश्न हैं। पहले पूछा गया है कि इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए। देखिए लिखा हुआ है सब, अब इसमें से चुनना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। उज्ज्वल को ध्यान से देखिएगा। उज्ज्वल में आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो आधा ज दोनों में होता है, ये पूरा ज लिख दिया है, इसलिए ये गलत हो गया है। बाकी सभी की जो वर्तनी है वो सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाले नाम का चयन आपको करना है। यहाँ सभी नाम दिए हुए हैं, अलग अलग व्यक्तियों या जो विभूतियां हैं उनके नाम दिए हुए हैं। इसमें से किसी एक व्यक्ति का नाम जो है वो गलत तरीके से लिखा गया है, वो कौन सा है। तो लिखा हुआ है राहुल सांस्कृत्यायन। देखिए उच्चारण शुद्ध किया कीजिए, जो लिखा है ना, मतलब जो शब्द आपके सामने आए उसका अगर आप शुद्ध उच्चारण करते हैं तो आपको वर्तनी के दोष वैसे भी मालूम हो जाएंगे। जब आप उसे बोलेंगे ना सही तरीके से, तो आपकी जबान आपको याद दिलाएगी और आपका दिमाग आपको याद दिलाएगा कि यहाँ पर इसकी मात्रा में दोष है। तो उच्चारण अगर आप सही कर रहे हैं तो आप मात्रात्मक अशुद्धि कभी करेंगे नहीं। तो देखिए आप राहुल सांस्कृत्यायन लिखा हुआ है, बच्छराज लिखा हुआ है, कौशल्या लिखा है और मैथिली शरण गुप्त लिखा है। क्या लिखा है, मैथिली शरण गुप्त। हम लोग पढ़ते हैं मैथिली शरण, होता है मैथिली शरण, मतलब थ पे छोटी की मात्रा होती है। तो बाकी सारी चीजें तो इसमें ठीक दिखाई देती, लेकिन ये वाला देखिए, राहुल सांकृत्यायन, संकृति उनका गोत्र था और उसी के नाम से, मतलब गोत्र के आधार पे ये अपनी टाइटल रख लेते हैं सांकृत्यायन। तो यहाँ सांकृत्यायन होगा, ये आधा स जो बीच में लगा दिया है ना वो गलत है। बाकी जितने इसमें नाम दिए हैं वो सही है। बच्छराज भी ठीक लिखा है। प्रश्न संख्या 13 को देखिए। अब यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है वर्तनी के लिहाज से वो आपको बताना है। तो अनुषंगिक को ही कई तरीके से लिखा गया है। अब अनुषंगिक को आप सही तरीके से अगर उच्चारण कर रहे हैं तो आप सही लिखेंगे। तो इसमें से देखकर बताइए कि कौन वाली वर्तनी सही होगी, और इसका जो सही आंसर है वो इसमें अनुषंगिक हो जाएगा। ये जो सी वाला ऑप्शन है यही सही है। मूर्धन्य श का इस्तेमाल होगा, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे अ पे मतलब अ की जगह पे आ का प्रयोग होगा। तो ये मात्रा जो आप देख रहे हैं ये वाली सही। इसके बाद 14वें प्रश्न में पूछा गया कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। सन्यासी लिखा है, आकाल लिखा है, केवल्य लिखा है और आजीविका लिखा है। अब इसमें से आपको चुनना है। सही है ना, सन्यासी। लेकिन बाकी जो है, जैसे आकाल लिखा है तो उसमें से अकाल आप लिखते हैं, केवल्य नहीं होता कैवल्य होता है, यहाँ पे ए की मात्रा होगी। आजीविका नहीं होता आजीविका होता है, यहाँ पे वी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसके बाद 15वें प्रश्न को देखिएगा। यहाँ एक वाक्य दिया है और वाक्य में कहा गया है कि जो शब्द है, मतलब जो गलत शब्द है, पूरे वाक्य को पहले ध्यान से देखिए, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, ऐसा लिखा है।
इस वाक्य में कोई शब्द गलत है, वो देखकर आप समझ गए होंगे। उसी की सही वर्तनी आपको बतानी है। तो अनभिज्ञ गलत लिखा है, देखकर मालूम हो रहा है। लिखेंगे कैसे, मतलब सही इसको कैसे लिखेंगे वो आपको बताना है। तो अनभिज्ञ को कैसे लिखा जाएगा, देख रहे हैं। भिज्ञ मतलब होता है जानने वाला, जानकार। उसमें आपने क्या किया, अन उपसर्ग जोड़ दिया, यानी जो न जानता हो, अनभिज्ञ हो, अनजान। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद 16वें को देख लीजिए, जो कि यहाँ पे है। अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। तो देखिए इसमें ध्यान से, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, मोहन खूब हंसा, मैं दूध पीकर स्कूल गई थी, प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया था। अब ऐसे करके दिया हुआ है, ये सारे 4 वाक्य हैं। इसमें से अशुद्ध का चयन आपको करना है। ये है 16वां प्रश्न, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। हमें गलती तलाशनी थी, ठीक। वाक्य होना क्या चाहिए, तो प्रधानमंत्री विश्वनाथ, यहाँ देखिए आप, प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया, या तो ऐसे लिख लीजिए। यहाँ जो था लिखा है ना वो अनावश्यक है, तो उसको हटा देना है। अब इसके बाद देखते हैं अगले वाले को। बाकी जितने वाक्य हैं वो सही हैं। प्रश्न संख्या 17 को देखिए, कौन सा एक वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है। तो भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, ऐसा लिखा हुआ है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, ऐसे दिया हुआ है। इसमें से कौन सा शुद्ध है वो आपको बताना है। तो इसका जो सी वाला है वो ठीक है, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये ठीक लिखा है। बाकी जो है वो गड़बड़ है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे भारतवर्ष के इतिहास में कई निर्दय शासक हुए हैं, ठीक है, ये इसमें होना चाहिए। और एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, भीड़ है तो वो इकट्ठा ही है ना, मतलब लोगों का समूह। तो आप सीधा सीधा लिखिए कि भीड़ जय जयकार कर रही है। वैसे ही एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, छात्र कक्षा से निकल गए, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें आप एक एक करके पहले ही लिख चुके हैं और फिर बाद में लिख रहे हैं प्रत्येक, तो ये दोनों जो है ये एक साथ नहीं इस्तेमाल होगा, दोनों का तात्पर्य तो एक ही है। तो आप लिखेगा, या इसमें लिख सकते हैं कि प्रत्येक छात्र कक्षा से बाहर निकल गया, और नहीं तो एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए, ऐसे आप कह सकते हैं। तो दोनों ही तरीका सही हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ढूंढना था कि कौन सा शुद्ध है। तो इसका जो सी वाला है वो ठीक दिखाई देता है। इसके बाद 18वें को देखें, इसमें अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा है कौन सा है। तो तुमने मुस्कुरा दिया, इसका दायित्व मुझ पर है, यहाँ पे आ की मात्रा होनी चाहिए। सबको नमस्ते, और इतनी देर में आप क्यों आए, ऐसे करके दिया हुआ है। इसमें से चुनना है आपको। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, तुमने मुस्कुरा दिया, ये अशुद्ध है, तुम मुस्कुरा दिए, ठीक। तुमने मुस्कुरा दिया ये वाक्य जो है गलत है, तुम मुस्कुरा दिए ये सही है। बाकी जितना है वो ठीक। इसमें थोड़ा सा यहाँ मात्रात्मक संशोधन कर लीजिएगा, इसका होना चाहिए। इसके बाद इसमें हमने ए को चुन लिया। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं, कौन सा अशुद्ध वाक्य है वो आपको बताना है। वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे, बच्चों को मीठी शहद दो, और मेरा रोम रोम खिल उठा, आपकी बातें बहुत मीठी हैं, ऐसे करके दिया हुआ है। अब ये जो 19वां है इसका आप बताइए। तो आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो बी वाला हो जाएगा। बच्चों को मीठा शहद दो, ना कि मीठी शहद दो। शहद जो है वो पुल्लिंग है, ठीक, तो उसके साथ स्त्रीलिंग जो विशेषण है वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। मीठा शहद दो, बी वाला ऑप्शन सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि शहद मीठा ही होता है, शहद तो खट्टा होता नहीं है। तो बच्चों को शहद दो, आप सीधा सीधा यही लिखिए। कई बार क्या होता है ना कि विशेषण को अनावश्यक रूप से चिपकाने पर, जैसे कि ये मीठा शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण है। अब आमतौर पे जैसे दही के साथ आप देखते हैं, तो दही खट्टा है वो सही होता है, दही खट्टी है वो गलत होता है। लेकिन यहाँ शहद तो है, शहद की अगर बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसकी मिठास, ठीक। तो इसमें आप सीधा सीधा लिख सकते हैं बच्चों को शहद दो। बाकी जितने वाक्य हैं वो सही हैं, वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे, और सभी सही है। इसके बाद 20वें प्रश्न को देखते हैं। विशेषण का अनावश्यक प्रयोग यहाँ पे हुआ है। अगर ये पूछे कि कैसा दोष है, तो आप कहेंगे कि विशेषण का अनावश्यक इस्तेमाल, गुणवाचक विशेषण है मीठा। इसके बाद 20वें प्रश्न में कहा गया कि कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए। तो एक ही वाक्य को अलग अलग ढंग से लिखा गया है। अब इसमें लिखा गया है देखो, उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह है ऐसे, और लिखा है कि फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, खड़ी पाई, और उसके बाद लिखा है देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, और देखो फूलों में भौरे भिनभिना रहे हैं। अब इसमें आपको ये बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 20 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये वाला जो है ये सही है, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। गुंजारते हैं ये वाक्य नहीं सही है, मतलब इस वाले वाक्य में हम गलती देख रहे हैं। जो क्रिया का इस्तेमाल किया गया है ना वो गलत तरीके से किया गया है। सी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, लिखने का तरीका यही होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या, अगर मक्खियों की बात होती तो हम भिनभिनाने की चर्चा करते, लेकिन यहाँ भौरे हैं तो वो गुंजारते हैं, लेकिन गुंजार कर रहे हैं ये ज़्यादा उपयुक्त दिखाई देता है। इसके बाद 21वें को देखें। अब यहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द के 10 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो मरणासन्न अवस्था वाला ये क्या है वाक्य है।
इसके लिए आपको उचित शब्द का चयन करना है। तो निर्विकारी लिखा है, मैमर्त्य लिखा है, मुमूर्षु लिखा है और मृतगामी लिखा है। अब इसमें से आपको चुनकर बताना है। तो देखिए और बताइए। और ये जो 21वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मैमर्त्य। मरणासन्न अवस्था वाला जो कि धराशायी हो गया, जमीन पर पड़ गया है, उसको कहेंगे मैमर्त्य। निर्विकारी मतलब जिसके अंदर कोई विकार न हो, और ये गलत तरीके से लिखा है, निर्विकार होता है। मुमूर्षु मतलब जो मृत्यु की कामना कर रहा हो, मृतगामी यानी मृत्यु की ओर जा रहा हो, लेकिन इसमें से मैमर्त्य जो है वो इस वाक्य के लिए सही है। इसके बाद देखें 22वें को, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। ये सेंटेंस है, राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसको क्या कहा जाता है? अध्यादेश कहा जाता है, अधिनियम कहा जाता है, अधियाचना कहा जाता है, या फिर राज्यादेश कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका अध्यादेश हो जाएगा। ठीक, अध्यादेश, आधिकारिक आदेश की बात हो रही है ना, तो अध्यादेश। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 को देखिए, कष्ट से संपन्न होने वाला, ऐसा कार्य जो कि कष्ट से संपन्न हुआ है उसको क्या कहा जाएगा? तो कष्ट साध्य कहा जाएगा। साध्य मतलब सधा हुआ यानी किया हुआ, और कष्ट मतलब दुख, तो दुख उठाकर किया हुआ। तो सी वाला ऑप्शन सही है। कष्टप्रद मतलब होता है कष्ट देने वाला, कष्टकारी का भी वही मतलब है। इसके बाद 24वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको क्या कहा जाएगा? बहुभाषी कहा जाएगा, कुवक्ता कहा जाएगा, वाचाल कहा जाएगा कि वाक्पटु कहा जाएगा? तो ये सारे शब्द हैं, सबके अपने अपने अर्थ हैं, और इसमें से सही जवाब होगा सी वाला। ठीक, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे हम क्या कहेंगे? वाचाल कहेंगे। ठीक, वाचाल कहेंगे। ज़्यादा बोल रहा है और बकवास बोल रहा है, मतलब कुछ भी जो बोल रहा है उसका कोई मतलब नहीं। बाकी बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी होता है, या बहुत रंग बिरंगी बोलियां बोलने वाला जो है वो बहुभाषी होता है। कुवक्ता का मतलब है कि जब मुंह खोलेगा तब बुरी ही चीज़ें बोलेगा, तो उसको हम कहेंगे कुवक्ता। वाक्पटु का मतलब जो बोलने में कुशल हो। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद 25वें को देखिएगा, पेट की आग को एक शब्द में क्या कहा जाएगा बताइए? तो इसमें कई तरह की अग्नियों के नाम दिए हैं। तो जठराग्नि कहा जाएगा, दावाग्नि कहा जाएगा, मंदाग्नि कहा जाएगा, बड़वाग्नि कहा जाएगा, बताइए इसमें से। तो करेक्ट आंसर जठराग्नि होगा। जठर रस आपने साइंस में वैसे भी पढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए होगा, पेट की आग। बाकी दावाग्नि और बड़वाग्नि ये आप देख रहे हैं, ये सब जंगल की आग होती है, और मंदाग्नि एक रोग होता है जो कि पाचन शक्ति को धीमा कर देता है। इसके बाद 26वें को आप देखें, यहाँ पर युयुत्सु। युयुत्सु जो शब्द है इसके लिए वाक्य का चयन आपको करना है। तो दूसरों को हंसाने वाले जोकर को युयुत्सु कहते हैं, ऐसा दिया है। योग का इच्छुक, युद्ध का इच्छुक, रचना का इच्छुक। तो जो युद्ध करने का प्रबल इच्छुक है उसको कहा जाता है युयुत्सु, और दुर्योधन के एक भाई का नाम भी युयुत्सु था। इसके बाद मतलब लड़ाकू आदमी। अब इसके बाद देखिए 27वें को, अनेक युगों से चला आ रहा जो है उसके लिए शब्द इस्तेमाल करना है आपको। कौन सा शब्द इस्तेमाल कीजिएगा? समीचीन, प्राचीन, कालांतर, सनातन, इसमें से कौन सा? तो 27 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, सनातन। ठीक है, अनेक युगों से, उसका मतलब कोई शुरुआती जो हिस्सा है वो पता ही नहीं कहाँ से शुरुआत हुई, तो ना उसका आदि पता है ना अंत पता है, तो ऐसी चीज जो है वो सनातन है, जो कि अनेक युगों से चली आ रही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच का जो कोण होता है उसको क्या कहा जाता है? ईशान, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय, ये आपको पता होना चाहिए। दिशाएं जो है वो वैसे तो 4 हम देखते हैं, लेकिन 10 होती हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में मान्यता है। तो वो 10 दिशाएं कौन सी होती हैं? अगर आप ये एग्जैक्टली जानते हैं तो आप आराम से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस प्रश्न का जो सही जवाब है 28वें को देख लीजिए, सी वाला हो जाएगा, वायव्य कहा जाता है। पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोण होता है उसको कहते हैं वायव्य। दिशाओं को देख लीजिए, ये 4 दिशाएं हैं, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। अब इसमें जो कोण है, एक यहाँ पे कोण बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, है ना? तो पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोण होता है उसको कहते हैं ईशान कोण। ठीक है, और पश्चिम और उत्तर के बीच का जो है, जो कि पूछा था, तो ये वायव्य होता है। इसके बाद वेस्ट और साउथ के बीच का जो एंगल है, यानी पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो कोण है वो होता है नैऋत्य, और दक्षिण और पूर्व के बीच का जो कोण होता है वो होता है आग्नेय। तो ये तो हुआ कुल मिलाकर 8, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ईशान, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय, ये कुल मिलाकर कितना हुआ? 8 हुआ। दिशाएं 10 होती हैं, तो 10 कैसे हुई? एक धरती और एक आकाश, मतलब एक ऊपर एक नीचे, तो 8 में 2 जोड़ दिया तो 10 हो गया। तो कुल मिलाकर इस तरीके से दिशाएं जो है वो 10 होती हैं। अब इसमें कोण पूछा था तो आप जो वायव्य वाला है उसको चुनेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। 29वें में कहा गया कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला जो व्यक्ति है वो क्या है, मतलब उसको क्या कहा जाएगा? ज्ञानी कहा जाएगा, चतुर कहा जाएगा, विवेकी कहा जाएगा, दूरदर्शी कहा जाएगा, इसमें से क्या कहा जाएगा? तो 29वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, विवेकी कहा जाएगा। उचित अनुचित का जो ज्ञान रखता है उसके पास विवेक है, लोग कहते हैं कि वो बुद्धिमान है, तो उसे विवेकी कहा जाएगा।
इसके बाद देखते हैं अगले वाले को, तीसवां। इसमें कहा गया है कि अंत्यज, अंत्यज एक शब्द है और इसके लिए सही वाक्य का आपको चयन करना है। तो अंडे से जन्म लेने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, तथाकथित निम्न जाति से उत्पन्न होने वाला। तो जब जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी और वर्ण इतने ज़्यादा दुरूह बन गए थे कि उसे जन्म आधारित कर दिया गया था, कोई व्यक्ति उसके चंगुल से निकल नहीं सकता था, तो इस कंडीशन में एक नए वर्ग का उदय होता है जो कि शूद्र वर्ण से भी नीचे माना गया। शूद्रों को सबसे नीचे उस समय माना जाता था, ये उत्तर वैदिक काल की बात है, ठीक है। तो वो कंडीशन जो थी उसके बाद और बिगड़ती है, तो कुछ ऐसे अछूत वर्ग जन्म लेते हैं जो कि अंत्यज कहलाते हैं, मतलब उन्हें अछूतों की श्रेणी में डाल दिया गया था। उनके शरीर का स्पर्श हो जाने पर जो अपने आप को उच्च वर्ण कहने वाले लोग थे, तथाकथित, तो ऐसे जो धर्म के ठेकेदार थे वो अपना फिर से स्नान वगैरह करते थे, अपने को पवित्र करते थे। तो चांडाल और डोम जैसे जो लोग थे वो इस श्रेणी में आते थे, ठीक। तो इनको कहा जाता था अंत्यज, तो तथाकथित निम्न जाति से जन्म लेने वाला। और इन्हें जो गांव घर होते थे, बस्तियां होती थी, उनसे बाहर आश्रय मिलता था। इसके बाद प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। ये सभी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? अब यहाँ से मामला चेंज हो गया है, अब तद्भव तत्सम देख रहे हैं। तो इसमें देखें आप, बाकी 3 जो है वो तत्सम है, कोई एक तद्भव है। ध्यान से देखिएगा, चूर्ण लिखा है, आम्र लिखा है, चंचु लिखा है और कोढ़ लिखा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। कोढ़ आपका क्या है? तद्भव है, कुष्ठ होता है ना, तत्सम। बाकी जो है वो सही है, चंचु मतलब चोंच होता है। और आप देखिए, चूर्ण को हम लोग तद्भव क्या कहते हैं? चूरा कहते हैं। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है आपको बताना है। सच लिखा है, पत्ता लिखा है, पुत्र लिखा है, पत्थर लिखा है। इसमें से पुत्र जो है वो तत्सम है, बाकी सच को सत्य कहेंगे, पत्ते को पत्र कहेंगे और पत्थर को पाषाण या फिर प्रस्तर कहेंगे। इसके बाद 33वें को देखें। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होता है आपको बताना है यहाँ पे। तो हुलास का तत्सम, ये हुलास जो है ना, ये तद्भव है। इसका हिलास होगा, विलास होगा, उल्लास होगा या हास्य होगा। तो उल्लास होगा, उल्लास से ही बिगड़ते बिगड़ते बन गया है हुलास। और 34वें को देखिएगा। ढीठ का तत्सम आपको बताना है। तो ढीठ का क्या होना चाहिए बताइए। धूर्त होगा, उद्दंड होगा, धृषित होगा कि धृष्ट होगा? धृष्ट होगा, ठीक। और आप देखिए अगले वाले को, 35वां। पलंग का, पलंग को देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। इसका तत्सम आपको बताना है। तो पटल होगा, पलंगा होगा, पर्यंक होगा या प्लवंग होगा? इसमें से कौन सा होगा बताइए। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से पर्यंक हो जाएगा। पलंग जो है वो तद्भव है और उसका तत्सम होता है पर्यंक। 36 को देखिए। इसमें कहा गया कि घोटक का तद्भव रूप क्या है। घोटक का तद्भव रूप क्या है बताइए। तो तुरंग होगा, अश्व होगा, हय होगा, घोड़ा होगा। इसमें से कौन सा होगा? 36 करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, घोड़ा। घोटक जो है ये घोड़े को कहा जाता है। बाकी आप देख रहे हैं वो घोड़े के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये जो घोटक शब्द है ये वर्तमान में किस रूप में जाना जाता है वो आपसे पूछ रहा है, तो घोड़ा कहा जाता है। इसके बाद 37वें को देखते हैं, जो कि यहाँ पर दिया है। पूछा गया कि तद्भव शब्द का चयन करिए, यानी 3 तत्सम है, कोई एक तद्भव है। तो आश्रय दिया है, अगम दिया है, स्नेह दिया है और अवगुण दिया है। इसमें से कौन सा होगा, मतलब तद्भव कौन सा होगा? तो 37 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आश्रय जो है वो तद्भव शब्द है, बाकी जितने हैं वो तत्सम है। लेकिन ये सत्य नहीं है, इसमें स्पष्ट तौर पे आप देख रहे हैं कि वो भी तत्सम है। आश्रय जो है वो तत्सम शब्द है। यहाँ पर तद्भव का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो आश्रय आपका तत्सम है, स्नेह भी तत्सम है, अवगुण भी तत्सम है, लेकिन अगम जो है वो तद्भव शब्द है और वही चुनना है आपको। तो बी वाले ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग आंसर की समस्या थी। जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुन लीजिएगा। अगम जो है ना वो तद्भव है और इसका तत्सम होता है अगम्य, जहाँ पर जाना असंभव हो, अगम्य। इसके बाद इसमें 38वें प्रश्न को देखिएगा। अकार्य लिखा हुआ है और अकार्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है वो बताइए। तो अकाम होगा, अकारत होगा, अकाज होगा। इसमें से कौन सा होगा? तो 38वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, अकाज। अकार्य का अकाज हो जाएगा। अकाज आपका तद्भव है और अकार्य जो है वो तत्सम है। इसके बाद प्रश्न संख्या 39 में चलते हैं और यहाँ कहा गया कि कौन सा तद्भव है वो बताइए। तो आश्चर्य लिखा हुआ है, उज्ज्वल लिखा है, कोयल लिखा है, कंटक लिखा है। कौन सा इसमें से आपका तद्भव है वो आपको चुनना है। तो 39वां जो आपने देखा इसका सही जवाब है इसमें से सी वाला, कोयल। कोयल आपका तद्भव है और उसका होता है कोकिला या कोकिल। बाकी जो है वो सभी तत्सम है। कंटक का क्या होगा तद्भव? कांटा। इसके बाद 40वें को देखते हैं, कौन सा तद्भव है इसमें बताइए। अब यहाँ देखें 3 तत्सम है और एक तद्भव है, तो कौन सा होगा ये आपको चुनना पड़ेगा। तो मधुप दिया है, भंवरा दिया है, मधुकर दिया है और भ्रमर दिया है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसमें से आपका जो भंवरा है वो तद्भव है, भ्रमर होता है, ठीक।
भ्रमर होता है वो तत्सम होता है और ये भंवरा जो है ये तद्भव होता है। बाकी जितने हैं वो सभी तत्सम हैं। इसके बाद अब यहाँ से फिर से मोड चेंज हो गया है और 41वें से हम विशेषण विशेष्य शब्दों को देख रहे हैं। तो इकहरा यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इसे इकहरा बदन। इकहरा बदन, इसमें कौन सी कोटि का विशेषण इस्तेमाल हुआ है? तो ये क्रमवाचक विशेषण है, समुदायवाचक है, आवृत्तिवाचक है कि प्रत्येक बोधक है? प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। तो 41वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आवृत्तिवाचक। इकहरा, एक की आवृत्ति हो रही है तो ये क्या हो गया? आवृत्तिवाचक विशेषण हो गया। और आप देखिए 42वें को समुदायवाचक विशेषण से संबंधित इसमें से कौन सा शब्द है वो आपको बताना है। तो समुदाय का बोध जिसमें हो, समुदाय की विशेषता जिसमें बताई जाए वो समुदायवाचक है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति लिखा है, शताब्दी लिखा है, काफी लिखा है और दोनों बहनें लिखा है। और ये जो 42वां प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला, दोनों बहनें, मतलब बहनों के एक समुदाय का यहाँ से बोध हो रहा है। इसके बाद 43वें प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया, इसमें बताया जा रहा है कि दंगों में बहुत से लोग घायल हुए। अब इस वाक्य में विशेषण का इस्तेमाल हुआ है, विशेषण इस वाक्य में कहीं ना कहीं प्रयोग हुआ है, तो कहाँ पर है वो आपको बताना है। अब इसमें देखिए गुणवाचक है, सार्वनामिक है, मतलब कौन सा विशेषण है ये पूछा जा रहा है असल में। तो गुणवाचक है, सार्वनामिक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक है, इसमें से होगा कौन सा? तो ये जो 43वां प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला, अनिश्चित संख्यावाचक। बहुत लोग घायल हुए, ठीक। अब बहुत जो है उसमें कितने लोग घायल हुए हैं इसकी जानकारी नहीं हो रही है, तो यहाँ अनिश्चय की स्थिति है और लोगों को आप गिन सकते हैं तो वो संख्यावाचक में आएगा। तो इसे हमने देखा। आप 44वें को देखिए, 4 लीटर दूध, ठीक है, दूध को लीटर में नापा जा रहा है। तो 4 लीटर दूध जो है इसमें विशेष्य कौन है? मतलब 4 लीटर दूध ये वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा है। अब इसमें आपको विशेषण नहीं बताना है, इसमें बताना है कि विशेष्य कौन है। तो विशेष्य वही होगा जिसकी कि विशेषता विशेषण बता रहा होगा। तो इसमें ध्यान से देखिए, और जो 44वां है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दूध की ही तो विशेषता बताई जा रही है, दूध की मात्रा बताई जा रही है, ठीक। तो 4 लीटर जो है वो आपका विशेषण हो गया और दूध जो है वो विशेष्य हो गया। इसके बाद 45वां प्रश्न, इसमें पूछा गया कि कौन सा शब्द विशेषण है। कंटक, चुनौती, क्रुद्ध और दाह ऐसे लिखा हुआ है। और 45 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। क्रुद्ध जो है वो विशेषण शब्द है, बाकी जितने हैं वो सभी क्या है? विशेष्य हैं। क्रुद्ध मतलब क्रोध से युक्त, ठीक, और बाकी जो है वो विशेष्य है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि उसका लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण क्या है बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें उसका लड़का लंबा है ऐसा कहा जा रहा है और 46 जो है इसका करेक्ट आंसर ए होगा। लंबा जो शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है और यही इसमें चुनना था आपको। इसके बाद देखिए 47वें को, अनमोल में किस प्रकार का विशेषण है ये आपको बताना है। अनमोल जो शब्द है इसमें कौन सा विशेषण, ये है विशेषण तो कौन प्रकार का है ये आप बताइए। तो 47 को आप देखिए और करेक्ट आंसर इसका गुणवाचक हो जाएगा। देखिए संख्यावाचक, परिमाणवाचक या जितने भी और विशेषण के प्रकार हैं उनमें अगर कोई चीज़ फिट नहीं बैठ रही है, मतलब कोई विशेषण शब्द उनमें जो है वो सही तरीके से नहीं बैठ पा रहा है, तो उन सभी को आप उठाकर गुणवाचक में डाल दीजिए, क्योंकि गुणवाचक विशेषण की जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है। जो कहीं नहीं समाता वो गुणवाचक में आके समा जाता है और ये इतना प्रभावशाली विशेषण का प्रकार होता है कि अगर संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में मौजूद नहीं है, यानी विशेष्य ही लुप्त हो गया है, सपोज दैट, तो उस कंडीशन में यही कर्ता बन जाता है। मतलब गुणवाचक विशेषण अगर वाक्य में मौजूद है तो वही कर्ता की कमान संभाल लेगा। तो इसमें से हमने डी को चुना। अब इसके बाद 48 को देखते हैं जो कि यहाँ पर दिया है और इसमें कहा गया कि विशेषण विशेष्य युग्मों, माफ कीजिएगा, विशेष्य विशेषण युग्मों में से एक गलत है। कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो 48 आप देख रहे हैं और राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सुख और सौख लिखा हुआ है, सौख्य होता है, ये सौख नहीं होता, गलत तरीके से लिखा गया है, बाकी सब सही है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 49, मीठे अमरूद या मीठा अमरूद। इसमें मीठा शब्द जो है ये कौन सी कोटि का विशेषण? तो मीठा, खट्टा, लंबा, मोटा, ये सब कैसे हैं? गुण का वर्णन कर रहे हैं तो गुणवाचक विशेषण है, इसका डी चुन लीजिए। इसमें चुनना आसान था। इसके बाद 50वां प्रश्न जो है वो आपसे पूछ रहा है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, ये वाक्य दिया है, वह श्रेष्ठ उपासक है ये वाक्य दिया है, इसमें विशेष्य कौन सा है? मतलब पूरे वाक्य में विशेष्य कहाँ पर है वो बताइए। तो 50वां जो आपने देखा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये जो उपासक शब्द है यही विशेष्य है और श्रेष्ठ जो है वो उसी की विशेषता बता रहा है। इसके बाद देखें 51वें को, तो इसमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ से पर्यायवाची शब्दों के 10 प्रश्नों को हम देखेंगे। तो इसमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, देखकर बताइए। तो मत से कहा जाता है मछली को, ध्यान से देख रहे हैं आप, ठीक है, मत से कहा जाता है और मीन भी कहा जाता है, शफरी भी कहा जाता है, लेकिन तरणी किसको कहा जाता है? ये नाव को कहा जाता है।
और इसी तरणी में अगर अण पे छोटी की मात्रा लगी होती तो सूर्य को कहा जाता। इसके बाद 51वें प्रश्न को देखिएगा, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है वो आप बताइए। तो कुरंग, भुजंग, तुरंग, केसरी, इसमें से कौन सा होगा। और 52 जो आपने देखा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केसरी। केसरी जो है वो मृगेंद्र का पर्यायवाची है, मतलब कुल मिलाकर दोनों जो है वो शेर के पर्यायवाची हैं असल में। बाकी कुरंग, भुजंग, तुरंग, तुरंग जो है घोड़े को कहा जाता है, भुजंग जो है वो सर्प को कहा जाता है। तो ये सब आपने देखा। अब इसके बाद देखें 53वें को, बिडौजा। ये देखें आप, बिडौजा, इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इंद्र दिया है, अप्सरा दिया है, नक्षत्र दिया है और पत्थर दिया है। तो 53 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची है। बिडौजा जो है वो इंद्र को कहा जाता है। 54, इसमें से एक शब्द जो है वात, ये मतलब कुल मिलाकर वात शब्द दिया है, उसका पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है वो आपको बताना है। तो प्रकंपन लिखा है, हुताशन लिखा है, मारुत लिखा है और अनिल लिखा है। अब इसमें से आप बताइए। तो 54 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ हुताशन जो है वो वात का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि वो आग का पर्यायवाची है। बाकी जितने हैं वो वायु के पर्यायवाची है, यानी वात के पर्यायवाची है। इसके बाद 55 को आपने देखा, यहाँ पे अतिथि, अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा होगा, मदन होगा, मधुकर होगा, नारायण होगा या फिर अभ्यागत होगा। तो अभ्यागत होगा, ठीक। और इसके बाद 56, विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से आपको चुनकर बताना है। भगवान विष्णु का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो उपेंद्र दिया है, ऊर्मी दिया है, शेषशाही दिया है, चक्रपाणी दिया है। तो इसमें से अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ऊर्मी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और विष्णु जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो ये आपस में तालमेल ही नहीं है, तो आप वैसे भी गेस कर सकते हैं। बाकी ऊर्मी जो है वो लहरों को कहा जाता है, ठीक। तो ये इसमें से भगवान विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी है। इसके बाद 57 को देखते हैं, क्रोध का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वो आप बताइए। रोष, अमर्ष, कोप और स्वत्व दिया है, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो रोष, अमर्ष और कोप जो है ना ये क्रोध के ही पर्यायवाची है, लेकिन स्वत्व जो है ये अपनी आत्मशक्ति से जुड़ा हुआ शब्द है, मतलब अपने से संबंधित। तो ये क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जितने हैं वो हैं। इसके बाद 58 को देखें, बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो वृषभ दिया है, बलिवर्द दिया है, अश्व दिया है और गो दिया है। हालांकि गो शब्द जो है वो गोवंश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे गाय के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर गो को हम बैल का करीबी मान सकते हैं, ठीक। तो इसमें से हम अश्व को चुनकर बाहर कर देते हैं। अश्व माने पत्थर होता है, बैल नहीं होता। इसके बाद 59वां प्रश्न, और इसमें कहा गया कि सिंह का पर्यायवाची कौन सा है बताइए। तो देखिए इसमें लिखा है पंचानन, अंतक, मृगांक और सिंधुर। इसमें से कौन सा सिंह का पर्यायवाची है। तो पंचानन जो है वो सिंह को कहा जाता है, और बाकी जो है वो जैसे मृगांक जो है वो चंद्रमा को कहा जाता है, और अंतक जो है वो यमराज के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो ये सब अलग अलग है। कुल मिलाकर इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। और 60वें को देखिएगा, चंद्रहास, चंद्रहास शब्द जो है इसका पर्यायवाची आपको बताना है। तो चांदनी, करवाल, पक्षी और मनमथ दिया है। मनमथ मतलब कामदेव होता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चंद्रहास रावण के खड्ग का नाम था, ठीक है। चंद्रहास जो है ये खड्ग था और ये रावण के पास था। तो ये चांदनी, करवाल, अब इसमें करवाल शब्द को अगर आप देखें तो ये तलवार या खड्ग का पर्यायवाची है, तो यही इसका पर्यायवाची हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन को हमने चुना और यहाँ पर ये फुल लेंथ मॉक समाप्त होता है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट आपको मिलते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।